हैं देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। ये आग कब बुझेगी? ये 4 शब्द सवाल की शक्ल में इसलिए सामने हैं क्योंकि देश के कई राज्यों में सांप्रदायिकता की आग धधक रही है। कहीं पत्थरबाजी हो रही है, कहीं तलवारबाजी, कहीं गोलीकांड हो रहा है, आरोपियों पर कार्रवाइयां भी हो रही हैं और विरोध में नारेबाजियां भी चल रही हैं। क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान, क्या उत्तर प्रदेश, क्या गुजरात और क्या बंगाल? राज्य बदलते हैं, शहर बदलते हैं, मगर हिंसा का चेहरा वैसा का वैसा ही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये आग कब बुझेगी। ऐसी ही एक आग राजस्थान के करौली में लगाई गई। अब उस आग पर सियासत धधक रही है। यह रिपोर्ट देखिए। ये तानाशाही सरकार ने हम सब लोगों को रोका है। जिस जगह पे हम सब लोग हैं, यहाँ 144 लागू नहीं है। जो दंगा किया ना, वो लोग प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी किया था। वो लड़का टी शर्ट पहने हुए ऊपर से पत्थर फेंक रहा है, आप देख रहे होंगे। सरकार हमारा संवैधानिक अधिकार को भी छीन रहे हैं, जिसके खिलाफ युवा एक तरफ तेजस्वी सूर्या की अगुवाई में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता करौली की ओर कूच करने के लिए बेताब हैं, दूसरी ओर राजस्थान की गहलोत सरकार की पुलिस पूरा दमखम झोंके हुए है कि किसी भी तरह से तेजस्वी और उनकी सेना को वो करौली नहीं जाने देंगे। 39 डिग्री तापमान में तब तक करौली बॉर्डर का माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है। पुलिस रोक रही है और तेजस्वी ऐलान कर रहे हैं कि प्रण है कि करौली जाकर रहेंगे। ये बताएं कि अगर आपको यहाँ गिरफ्तार किया जाता है तो आप गिरफ्तारी देंगे? गिरफ्तारी भी देंगे, पर उससे ज्यादा आज युवा मोर्चा कार्यकर्ता करौली जाएंगे। ये प्रण हम ले चुके हैं, ये सिद्ध करेंगे। करौली में हिंदू नववर्ष के दिन हंगामा हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, बवाल भयानक था, इतना भयानक कि करौली में कर्फ्यू लगाना पड़ा। इस बवाल में 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए, 40 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई। मगर हंगामा तब और बरपा जब करौली की हिंसा में पीएफआई का एंगल आया। बस बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया। गहलोत सरकार को घेरने के लिए बीजेपी आक्रामक हो गई। इसी कड़ी में कार्यकर्ताओं के साथ तेजस्वी सूर्या निकले। वो करौली में न्याय यात्रा करना चाहते हैं, मगर करौली के बॉर्डर पर ही उन्हें रोक दिया गया। प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी उनका था, जो दंगा वाले जो दंगा किया ना, वो लोग प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी किया था और सरकार का विफलता है। और पूरे राज्य में, पूरे प्रदेश में कानून सुव्यवस्था पूर्ण तरीके से अफल हो चुका है, पूर्ण तरीके से बिगड़ हो चुका है। कंप्लीट लॉलेसनेस इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। तेजस्वी सूर्या कहते हैं कि करौली की हिंसा में जो लोग घायल हुए हैं, उनकी देखरेख भारतीय जनता युवा मोर्चा ही कर रही है। 10 दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता, सब लोग करौली में आ चुके हैं और जो पीड़ित है, आज जो हॉस्पिटल में जो लोग हैं, उन सब लोगों का जो देखभाल है वो युवा मोर्चा कर रहा है। बीजेपी करौली में न्याय यात्रा करने पर अड़ी है, लेकिन राजस्थान सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि न्याय यात्रा करनी ही है तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, धौलपुर में कर लो, करौली ही क्यों? सतीश पूनिया जी के साथ इनके बीजेवाईएम का राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या गया है और कह रहे हैं न्याय यात्रा करौली में निकालेंगे। तान बाप की सौगंध जयपुर में काट लेता था, मना कुड़ कर रही हो। हमने मना किया था क्या? करौली क्या लेने के लिए गए हो? करौली में न्याय यात्रा निकालने के लिए नहीं गए। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी राजस्थान में माहौल को बिगाड़ना चाहती है। हिंसा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये प्रधानमंत्री के मुंह से पूरा देश सुनना चाहता है। उसके अभाव में जगह जगह हिंसाएं हो रही है, तनाव हो रहा है। मैं समझता हूँ कि देश हित में नहीं हो। सर, भाजपा के नेता राज्यपाल से मिले हैं सर? ये भाजपा नेता तो अगले महीने काम कर। इतना ही नहीं, जिस तरह से तेजस्वी सूर्या कह रहे हैं कि हर हाल में करौली जाकर रहेंगे,
ठीक उसी तरह से गहलोत कह रहे हैं कि जो भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्रदेश सरकार ने प्रशासन को चाक चौबंद रहने के निर्देश दिए हैं, जिससे कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। कोई भी व्यक्ति यदि राजस्थान की शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी या वर्ग से संबंध रखता हो। गहलोत चाहे जो कहे, मगर वो वैसे कहते हैं कि राजस्थान में हुई पिछली घटनाओं से गहलोत ने सबक नहीं लिया। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि अशोक गहलोत साहब सबक हासिल करेंगे। जो साबिका में जो मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त कुरान करीम को जलाया गया, 10 मुसलमान पुलिस फायरिंग में मारे गए। पर ऐसा लगता है कि वो माजी में जो हुआ उससे वो सबक हासिल नहीं किए और इन्हीं वजहों से, इन्हीं गलतियों से फसाद होता है और फिरका परस्ती बढ़ती है। अब करौली को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। राजस्थान की सियासत रेत से भी ज्यादा गर्म है। करौली बॉर्डर से देवंकुर के साथ आज तक ब्यूरो। राजस्थान की करौली में बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान तेज है। वहीं दूसरी ओर ऐसा ही घमासान मध्य प्रदेश में मचा है। रामनवमी के दिन खरगोन में जो पत्थरबाजी हुई उसके बाद कार्रवाइयों का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि किसी भी सूरत में पत्थरबाजों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि शिवराज सरकार जानबूझकर एक विशेष वर्ग को निशाना बना रही है। सवाल यह है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर धड़क रही ये सियासी आग कब बुझेगी। खरगोन में रामनवमी वाले दिन सिर्फ पत्थर नहीं चले थे, गोलियां भी चली थी, आगजनी भी हुई थी, तलवारें भी लहराई गई थी और बहुत बड़ी हिंसा की साजिश भी रची गई थी। ये सब कोई और नहीं बता रहा, बल्कि वो एसपी बता रहे हैं जिन्होंने खुद इस हिंसा में पैर में गोली खाई। पथराव के साथ साथ एक व्यक्ति तलवार लेके जब तेजी से पक्षी तरफ आया है और उसको पकड़ने की कोशिश की गई तो फिर उसमें से फायर किया जो उस रोज तो खरगोन की गलियां गर्दिश में थी, मगर पत्थरबाजों की इस हरकत पर चिंगाड़ उठा मामा का बुलडोजर। रामनवमी वाले दिन से शुरू हुई कार्रवाई अब तक जारी है। ये उसी की एक कड़ी है। खरगोन में लजीज होटल और काजीपुरा की बेकरी पर पुलिस ने कार्रवाई की है। यहां से पुलिस ने 14 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। हम लोगों ने जो कार्रवाई की थी उसमें अभी चूंकि कर्फ्यू लगा होटल इत्यादि बनने बाहर से जो लोग काम करने आए थे वो उसी होटल के रूम में रुके थे। उनकी तस्दीक की थी। बाहर के कुछ नेपाल के लोग थे जो चाइनीज वगैरह का आइटम वहाँ बनाया करते थे और उनकी तस्दीक करके उनको उन्हीं मालिकों के रिपोर्ट कर दिया गया है। और कुछ लोग हैं जिनकी तस्दीक हो रही है तो वो तस्दीक होने के बाद पूरी जाँच होने के बाद फिर उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो मामा का बुलडोजर चल रहा है, क्या मकान क्या दुकान, सब पर बराबर समान भाव से। मगर कहते हैं ना कि गेहूं के साथ कई बार घुन भी पिस जाता है। ठीक वैसे ही हुआ खरगोन में। जिन अवैध मकानों पर सरकार का बुलडोजर चला उसमें फकरू का भी मकान था। फकरू का इंतकाल हो चुका है, मगर उनकी बेवा बीवी परेशान है क्योंकि उन्हें ये मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला था और उस पर भी मामा का बुलडोजर चल गया। वो क्या कह रहे हैं कि इन्होंने पत्थर चोट कर यहाँ से वहाँ तक के सब तो देख रहे होंगे नहीं। आते से तुमने हमारे पे अत्याचार चालू कर दिया। यहाँ पर हमको सामान नहीं हिलने दिया कि सामान हिलने देते। पूरे मध्य प्रदेश की सियासत इन दिनों हिंदू मुसलमान हुई जा रही है। पत्थरबाजों पर कार्रवाई करके सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और दिग्विजय सिंह के कल वाले ट्वीट को लेकर एक बार फिर से उन्हें निशाना बना रही है। आपने षड्यंत्र पूर्वक ढंग से मध्य प्रदेश में जगह जगह सांप्रदायिक दंगे हों, हिंसाएं हों, ये आपने बहुत प्लान करके आपके द्वारा जिस प्रकार के जो षड्यंत्र करके ट्वीट करते हैं उससे इस देश का, प्रदेश का और आम जो गरीब आदमी है जो पिसता है इन दंगों में उसका बड़ा नुकसान है। आप राजनीतिक फायदे के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं।
शिवराज सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में जानबूझकर दंगा भड़काने की कोशिश की है। देखिए, जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी ने झूठा मसाला प्रस्तुत करके सामाजिक समरसता को बिगाड़ने की कोशिश की, यह अपराध की श्रेणी में आता है। यदि हम दंगा करते हैं ये भी अपराध है, और हम दंगाइयों को भड़काते हैं ये भी अपराध है। तो दिग्विजय सिंह जी ने दंगा भड़काने की कोशिश की है। प्रशासकीय तंत्र की असफलता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, इनके लिए धार्मिक उन्माद सबसे बड़ा हथियार है। मगर कांग्रेस कहती है कि बीजेपी की सरकार एक वर्ग विशेष को डरा रही है, गैर कानूनी तरीके से उन्हें निशाना बना रही है। क्या अदालतों का काम भी अब बुलडोजर ने संभाल लिया है? जब माननीय दिग्विजय सिंह जी ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया तो एफआईआर का कोई औचित्य ही नहीं है, और जिस ढंग से सरकार खुद न्यायपालिका का अधिकार अपने पास रख रही है, वह इस प्रदेश में लोकतंत्र के लिए खतरा है। मध्य प्रदेश की सियासत गर्म है और हिंदू मुसलमान चरम पर है। इन सब के बीच शिवराज सरकार ने ऐलान किया है कि खरगोन में पत्थरबाजी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एमपी सरकार ने पत्थरबाजी से हुए नुकसान की जांच और वसूली के लिए 2 सदस्यीय ट्रिब्यूनल का गठन भी कर दिया है। जांच जब होगी तब की तब देखा जाएगा, मगर फिलहाल तो चल रहा है मामा का बुलडोजर। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ उमेश रेवलिया, आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश के बाद चलिए गुजरात चलते हैं, क्योंकि भले ही राज्य बदल गया हो मगर हालात वैसे के वैसे ही हैं। गुजरात के कई शहरों में रामनवमी के दिन जबरदस्त बवाल हुआ। पत्थरबाजी के साथ ही साथ सांप्रदायिक हिंसा को हवा देने की कोशिश की गई। हालांकि गुजरात सरकार की ओर से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, मगर वहीं दूसरी ओर हिंसा के शिकार लोग पलायन करने की बात कर रहे हैं। यहां भी वही सवाल है कि सांप्रदायिकता की आग कब बुझेगी। ऐसी कौन सी नफरत है जो अपनों पर पत्थर चलाने की हिम्मत देती है? ऐसा कौन सा फितूर है जो इंसान को इंसान का दुश्मन बना देता है? गुजरात के 3 शहर हिम्मतनगर, आणंद और खंबात हिंसा की आग में झुलसे। जमकर पत्थर चले, आगजनी हुई, खौफ में रात कटी तो सुबह पलायन के लिए घरों के दरवाजे खुले। हिम्मतनगर में एक के बाद एक जिस तरीके से दंगे हो रहे हैं, उसके कारण लोगों में भय का माहौल है। कई जगह पर ऐसा हो रहा है कि लोग अपने घरों को छोड़कर यहां से निकल रहे हैं। पुलिस यहां पर बंदोबस्त में मौजूद है। यहां के एसपी का भी कहना है कि जो जबरदस्त पुलिस बंदोबस्त है वो लगातार जारी रहेगा। वो खुद लोगों से जाकर अपील कर रहे हैं कि वो अपने घरों को छोड़कर ना जाए, क्योंकि उनको एडिक्वेट सिक्योरिटी दी जाएगी। लेकिन लोगों में इतना ज्यादा भय है कि वो अपना घर छोड़कर यहां से जा रहे हैं। रामनवमी के दिन हिम्मतनगर की जो गली हिंसा का शिकार हुई थी, आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। घरों में ताले लटक रहे हैं। ये वही इलाका है जहां से जो रामनवमी की जो यात्रा थी वो यहीं से निकली थी। दोनों समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन हालात इस तरीके से है कि यहाँ पर से कई सारे जो लोग हैं वो अपने घरों को छोड़कर निकल चुके हैं। कुछ लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद है। पहले तो तस्वीरें देखिए किस तरीके से घरों में ताले लगे हुए हैं। वहां पर पास ही एक दुकान है, उसे भी अभी खाली कराया जा रहा है। वो दुकान भी यहाँ से बंद कर निकल रहा है। पूरी फैमिली लेके निकले? हाँ, पूरी फैमिली लेके निकले। प्रोटेक्शन की बात है तो पहले यहाँ पे पुलिस का एक पॉइंट था जो काफी टाइम से बंद हो चुका है, और हमारी डिमांड है कि कायमी हर रोज की वजह से यहाँ पे जो दंगे हो, डर ना रहे बच्चों में या किसी में, इसलिए यहाँ पे दिया जाए, फिर से पॉइंट दिया जाए। इधर से सब दंगा हुआ तो इधर से चले गए। वो डर बहुत लगता है। 2002 में हुआ था, इधर कल परसों हुआ,
दंगे चालू जे बहुत सारे मानस आते पत्थर मारा करते जला देते पूरा एरिया। और इधर सब मेले में वांटेज मानस सब लोग 70 से 80 मानस रहते, सब जगह पे नाम वांटेज मानस से आया हुआ है। उन लोगों से डर लगता है। जिन गलियों में जिंदगी बीत गई, आज उन्हीं गलियों में डर लगता है। जो घर चैन के लिए बनाए थे, आज वही महफूज नहीं लगते। जान भी खतरे में है और दुकान भी। यहाँ पे आप दुकान खाली करके जा रहे हैं, क्यों? यहाँ पे जो माल मेरा पड़ा है तकरीबन 60-70 लाख का, तो पूरा माल मेरा कापड़ और सब डेकोरेशन का सब माल है, तो ये सब माल नुकसान होता है इसके लिए। इसकी वजह से जो कोई भी आदमी आके जला सकता है। काफी डर है अभी भी कि आपका दुकान जला सकते। अभी 3 दिन से माल पूरा खाली करने का चालू है, रात दिन माल खाली कर रहे हैं सब। फिर कहाँ रखोगे, फिर क्या करोगे? तो अभी खेत में या खुली जगह पे एक सादा टेंट लगा के वही सब माल रख रहे हैं। पुलिस लोगों को सुरक्षा का भरोसा दे रही है, लोगों से पलायन न करने की अपील कर रही है। पुलिस पूरी तरह डिप्लॉयड है और डरने का उस तरह का कोई मतलब जरूरत नहीं है। सिचुएशन जो है वो हम अंडर कंट्रोल है और पूरी तरह जो है हम लोग कोई भी अगर बनाव होता है तो उसको डील करने के लिए तैयार है। रामनवमी से जिस हिंसा की शुरुआत हुई वो रह रहकर हिम्मतनगर को झुलसा रही है। यही वजह है कि यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं साजिश की जांच भी की जा रही है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से सीआरपीएफ की टीमें मौजूद है, रैपिड एक्शन फोर्स की जो टीमें हैं वो मौजूद है, कई ज्यादा जो पुलिस बल है, लगभग 1000 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। दुकानें पूरी तरीके से बंद है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। आपको बता दें कि रविवार को जब रामनवमी का उत्सव था उस वक्त एक रैली का आयोजन किया गया था और उसी दिन 2 बार यहाँ पर हिम्मतनगर में जो है वो दंगे हुए। दोनों कम्युनिटी के जो लोग हैं वो आमने सामने आ गए। उसके बाद बहुत भारी मात्रा में पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया था, लेकिन सोमवार एक बार फिर से हालात बिगड़े और 2 गुटों के जो लोग हैं वो एक साथ आमने सामने आ गए। पेट्रोल बम्स का सहारा लिया गया। तो पुलिस अब इसी एंगल में जांच करी है क्या ये कोई सोची समझी साजिश है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक दंगे इस इलाके में हो रहे हैं। साबरकांठा के हिम्मतनगर में पुलिस ने अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 10 आरोपियों को हिम्मतनगर कोर्ट ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बहरहाल हालात को देखते हुए इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हिम्मतनगर से सौरभ बख्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। हिंसा ने कई राज्यों को अपनी चपेट में ले रखा है, लेकिन कोई भी सरकार अपने गिरेबान में झांकने को तैयार दिखाई नहीं देती। सबको दूसरे के दामन में लगे दाग ज्यादा मैले लगते हैं। पश्चिम बंगाल की बीरभूम में हुई हिंसा के खिलाफ आज बीजेपी सड़कों पर उतरी। तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी की कानून तोड़ो रैली की अगुवाई शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। जहां रैली के दौरान जमकर हंगामा हुआ, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की और धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस दौरान बैरिकेड से टक्कर की वजह से शुभेंदु अधिकारी को चोट भी लगी। পেইন কিলার ইনজেকশন দিয়ে দিয়েছে আর ওখানে আপনার ব্যান্ডেজ করে দিয়েছে, ফ্র্যাকচার নেই, क्रैक हुई एक्सरे पर। इसके कारण ये हुआ? अरे दोषारोप देने का कोई बात नहीं है, कौन किया तो सब सामने देखा ना। अभी कॉम्प्लेन करूंगा तो छोटा छोटा सिविक वॉलंटियर और कांस्टेबल के खिलाफ करेगा, ये छोड़ दीजिए। आपने एक मुहावरा सुना होगा, पैर के नीचे से जमीन खींच लेना, मगर यह मुहावरा सच होता दिखा जैसलमेर में। जैसलमेर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। पहले तस्वीरें देखिए। यहां एक पंक्चर की दुकान है। 4 लोग आपस में कुछ बात कर रहे हैं। 5वां शख्स बाइक में कुछ काम कर रहा है। ये बातचीत में मशगूल हैं। अचानक जमीन धंसती है और ये 5 लोग जमीन के भीतर समा जाते हैं। साथ में ये बाइक भी धंस जाती है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें जैसलमेर के रेलवे स्टेशन से आगे बाबा बावड़ी की हैं, जहां पर श्रवण चौधरी नाम के युवक की पंक्चर की दुकान है। उसकी दुकान के सामने से एक नाला गुजरता है जो कि पत्थर की पट्टियों से ढका है। दुकानदार और दो काम करने वाले आपस में कामकाज कर रहे थे। इसी दौरान 2 युवक अपनी बोलेरो गाड़ी के टायर का पंक्चर बनवाने के लिए उनकी दुकान पर पहुंचे। वो सभी नाले के ऊपर खड़े होकर बात कर रहे थे।
तभी बात करते करते अचानक जमीन धंस गई, उसमें 5 युवक गिर गए। कहा जा रहा है कि 5 को गंभीर चोटें आई हैं। चीन का ताइवान पर हमला सीधा अमेरिका को बड़ी चुनौती है। यह रिपोर्ट देखिए। क्या यूक्रेन के बाद ताइवान युद्ध का मैदान बनने वाला है? क्या चीन ताइवान पर हमला करने वाला है? क्या असली जंग चीन और ताइवान के बीच होने वाली है? यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े युद्ध के बीच चीन ने प्लान ताइवान पर काम तेज कर दिया है। चीन लगातार रूस का साथ दे रहा है, लेकिन इस साथ में ड्रैगन की साजिश है। साजिश ताइवान पर हमले की, प्लान ताइवान पर कब्जे का। यूक्रेन और रूस के बीच जंग में चीन सिर्फ और सिर्फ नाटो की ताकत देख रहा है। चीन देख रहा है कि आखिर नाटो की बीच बचाव वाली सीमा क्या है। जिस तरह रूस के खिलाफ नाटो अब तक जंग में नहीं उतरा, इसने चीन की हिम्मत बढ़ा दी और अब चीन ताइवान पर हमले का प्लान बना रहा है। चीन के मंसूबों को ताइवान भी अच्छी तरह से समझ रहा है। ताइवान के राजनेताओं की ओर से आशंकाएं जताई गई हैं कि यूक्रेन पर रूसी हमले की तरह ही चीन भी उनके भूभाग पर हमला करने की कोशिश कर सकता है। यही वजह है कि ताइवान की मिलिट्री ने एक हैंडबुक जारी की है, जिसमें अपने देश के नागरिकों को चीन के खिलाफ युद्ध को लेकर तैयार रहने की सलाह दी गई है। इसमें बताया गया है कि हमले के वक्त बंकरों में कैसे जाना है, कैसे इमरजेंसी के हालात में रहना है। उधर ताइवान ने सैन्य अभ्यास भी शुरू कर दिया है। ताइवान की नेवी ने समंदर में वॉर ड्रिल की। ताइवान फाइटर ने वॉरशिप से समंदर में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। कैनन टारपीडो के साथ युद्धाभ्यास किया गया। ताइवान के एक्शन के बाद चीन बौखला गया। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी ग्लोबल टाइम्स ने चीन की सेना के हवाले से ताइवान को धमकी दी है। चीन ने ताइवान के हैंडबुक को विवाद बढ़ाने वाला बताया। वहीं ताइवान के युद्धाभ्यास को उकसावे और माहौल खराब करने वाला कहा। चीन की ओर से कहा गया है कि ताइवान की आजादी की ऐसी कोशिशें व्यर्थ हैं। ताइवान में अलगाववादी ताकतों को चीन की सेना खत्म करने का मादा रखती है। चीन अपने विस्तारवादी मंसूबों से पहले उकसाने वाली हरकतों के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि चीन ने ताइवान से जुड़ी सीमाओं पर सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं। यूक्रेन रूस के युद्ध के बाद चीन के फाइटर प्लेन कई बार ताइवान की सीमा के अंदर गए, जिन्हें ताइवान के लड़ाकों ने खदेड़ कर बाहर कर दिया। चीन के 2 लड़ाकू और 2 बम वर्षक विमानों ने कुछ दिन पहले ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में दाखिल हुए थे। ताइवान के मुताबिक चीन के शेनयांग J-11 और शेनयांग J-16 लड़ाकू विमानों के साथ 2 शियान H-6 बम वर्षक विमानों ने ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में घुसपैठ की थी। इसके बाद ताइवान की ओर से साफ कहा गया कि चीन लगातार उकसावे की हरकत कर रहा है, जो कि दुनिया के लिए खतरा पैदा कर सकता है। चीन की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। भारत हो या फिर कोई और पड़ोसी मुल्क, चीन इस तरह के बयान देता रहा है। एक ओर तो चीन ताइवान के सैन्य अभ्यास पर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर चीन के जंगी बेड़े
साउथ चाइना सी में अभ्यास करते नजर आ रहे हैं। यानी साफ है कि चीन की नजर कई सालों से ताइवान पर है। ऐसे में यूक्रेन रूस युद्ध के बीच चीन अब मिशन ताइवान की साजिश रच रहा है। आज तक ब्यूरो। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो क्या दुनिया के लिए तीसरे विश्व युद्ध का फ्रंट खुल जाएगा? क्योंकि चीन का ताइवान पर हमला अमेरिका की साख पर हमला है, लेकिन अमेरिका के लिए ताइवान यूक्रेन से अलग है, जिसे वो खो नहीं सकता। चीन की ताइवान साजिश तीसरे विश्व युद्ध का फ्रंट खोल सकती है। चीन ताइवान का युद्ध दुनिया को विश्व युद्ध की आग में झोंक सकता है, क्योंकि चीन की इस जंग में कूदने का मतलब है सीधे अमेरिका को चुनौती। यूक्रेन तो रूस के खिलाफ अमेरिका का सिर्फ मोहरा था, लेकिन ताइवान ऐसा मुल्क है जो सीधे यूएस से जुड़ा हुआ है। ताइवान में अमेरिका की सीधी दखलंदाजी है और चीन का ताइवान पर हमला सीधे अमेरिका की साख पर हमला होगा। ये वजह है कि ताइवान के नाम पर अमेरिका और चीन के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। चीन यूक्रेन में हो रही जंग का फायदा उठाकर ताइवान पर हमला कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी शी जिनपिंग की साजिश को भांप लिया था। उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग की और इसके फौरन बाद अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट और फॉरेन मिनिस्ट्री का एक हाई लेवल डेलीगेशन ताइवान की राजधानी ताइपेई रवाना हुआ। ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने यूक्रेन में अपने हाथ खींचे हैं, उससे चीन की हिम्मत बढ़ गई है। यही वजह है कि चीन लगातार ताइवान के मामले में अमेरिका को दूर रहने की नसीहत दे रहा है, ठीक वैसे ही जैसे पुतिन ने यूक्रेन युद्ध में नाटो को दूर रहने की धमकी दी थी। चीन ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे का विरोध किया है। चीन ने कहा है कि नैन्सी का ताइवान दौरा रद्द किया जाए। वहीं अमेरिका को चेतावनी दी कि ताइवान के अधिकारियों से बातचीत करना बंद करे। चीन ने कहा कि अगर नैन्सी आती है तो इसका असर बीजिंग वाशिंगटन के रिश्तों पर पड़ेगा। अमेरिका ताइवान में दिलचस्पी बढ़ाता है तो चीन अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाएगा। इससे पैदा हुए नतीजों की जिम्मेदारी पूरी तरह अमेरिका की होगी। पेंटागन पहले भी ताइवान पर चीन के हमले की आशंका जता चुका है। ऐसे में अमेरिका ने साफ किया कि वो ताइवान के साथ खड़ा है। अगर चीन ने ताइवान पर हमले की कोशिश की तो अमेरिका और नाटो उसकी मदद में देर नहीं करेंगे। भले ही अमेरिका का ये बयान रूस यूक्रेन युद्ध जैसा लगे, लेकिन यहाँ हालात अलग है। ताइवान ऐसा मुल्क है जिससे अमेरिका को सीधा फायदा होता है। यूक्रेन से अमेरिका को सीधा कोई फायदा नहीं था, लेकिन ताइवान के साथ अमेरिका के व्यापारिक संबंध है। अमेरिका के लिए व्यापारिक भागीदारी के तौर पर यूक्रेन का स्थान 67वां है, जबकि ताइवान 9वें नंबर पर है। न ही संयुक्त राज्य अमेरिका का यूक्रेन के साथ कोई रक्षा समझौता है, जबकि ताइपे के साथ अमेरिका के संबंध ताइवान संबंध अधिनियम 1979 पर आधारित है। यानी ताइवान पर हमला सीधे अमेरिका को चुनौती है, उन अमेरिकी हथियारों को चुनौती है जिसका इस्तेमाल ताइवान की सेना करती है। यहाँ जंग चीन और अमेरिका के हथियारों के बीच होनी है। इतना ही नहीं, ये जंग प्रशांत साउथ चाइना सी को लेकर भी है। अमेरिका ने चीन को अपना सबसे बड़ा रणनीतिक प्रतिद्वंदी घोषित कर दिया है और ताइवान कथित तौर पर प्रथम द्वीप श्रृंखला का हिस्सा है जो जापान और दक्षिण कोरिया के करीब है। लिहाजा अमेरिका कभी भी ताइवान को चीन की झोली में गिरता हुआ देखना नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर चीन वास्तव में ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो फिर समुद्र में ताइवान स्ट्रेट पूरी तरह से चीन के कब्जे में चला जाएगा। चीन इन सारे पहलुओं पर लगातार नजर बनाए हुए है। चीन रूस यूक्रेन युद्ध को एक प्रयोग की तरह देख रहा है। जमीनी जंग हो या फिर नेटो के प्रतिबंधों का खेल, चीन हर चीज का हिसाब लगा रहा है और उसी हिसाब से आगे की रणनीति तय कर रहा है, क्योंकि ड्रैगन को हमले के ये वक्त सबसे सही लग रहा है। नेटो यूक्रेन और रूस में व्यस्त है तो चीन एक और युद्ध का मोर्चा खोल सकता है, और अगर वह ऐसा करता है तो नेटो के लिए 2 मोर्चों पर लड़ाई मुश्किल हो जाएगी। लेकिन चीन का यह फैसला तीसरे विश्व युद्ध का फ्रंट खोल सकता है। आज तक ब्यूरो। ताइवान के साथ सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि उसे राष्ट्र का दर्जा नहीं मिला है और चीन इसी का फायदा उठाना चाहता है।
दोनों देशों के बीच क्या है विवाद, जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह का विवाद है, इसके जरिए आप समझिए। दरअसल नेशनलिस्ट पार्टी के लोग भागकर ताइवान गए, एक एक करके इसकी पूरी कहानी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और ताइवान के बारे में किसी की भी दखलंदाजी उसको पसंद नहीं आती है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। सिर्फ 13 देश ताइवान को संप्रभु राष्ट्र मानते हैं, यानी कि तमाम दूसरे मुल्क उसकी संप्रभुता को स्वीकार नहीं करते हैं। ताइवान को पहचान मिलने के खिलाफ है चीन और बार बार उसकी पुरजोर कोशिश होती है। कोई भी ताइवान के पक्ष में बोलता है तो फिर वो उसकी खिलाफत करने लगता है। जिनपिंग ताइवान को चीन में मिलाना चाहते हैं, यानी कि ताइवान जो बिल्कुल अलग है, लेकिन जिनपिंग की यह कोशिश है कि ताइवान को चीन में शामिल करा लिया जाए और यही विवाद काफी लंबे समय से वहां पर चलता हुआ है। ताइवान पर चीन की नजर है तो वहीं अमेरिका ताइवान को बिल्कुल संप्रभु अलग राष्ट्र के तौर पर देखता है। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर चीन ताइवान पर हमला कैसे करेगा, क्योंकि चीन के लिए ताइवान पर कब्जा करना आसान नहीं है। यहां के हालात यूक्रेन जैसे नहीं हैं। ताइवान पर हमला चीन को महंगा पड़ सकता है। चीन के लिए ताइवान पर कब्जा आसान नहीं। चीन डरा सकता है, धमका सकता है, लेकिन ताइवान को जीतने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। चीन ताइवान पर हमला करता है तो चीन के लिए ताइवान पर कब्जा करना इतना आसान नहीं होगा। ये यूक्रेन जैसी जंग नहीं, ये यूक्रेन जैसा भौगोलिक इलाका नहीं, चीन के पास रूस जैसी सेना नहीं। ऐसे में ताइवान चीन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि चीन के सैनिकों को युद्ध का अनुभव नहीं है। न ही यूक्रेन की तरह चीन के पास ताइवान में अलगाववादी हैं, जो कि चीन की मदद कर सकें। ताइवान पूरी तरह से एक है और चीन के खिलाफ खड़ा है। एक सर्वे के मुताबिक 90% लोगों ने बीजिंग के इस दावे को खारिज कर दिया कि ताइवान चीन का हिस्सा था। ताइवान के 74.6% ने चीन को ताइवान की सरकार का दुश्मन माना। 59.3% लोगों ने कहा कि चीन ने ताइवान के लोगों के प्रति एक शत्रु जैसा रवैया दिखाया है, जबकि 80% से ज्यादा लोगों ने सरकार के इस रुख को स्वीकार किया कि ताइवान का भविष्य और चीन के साथ संबंधों का विकास ताइवान की 23 मिलियन आबादी के निर्णय के अधीन होना चाहिए। चीन और ताइवान के बीच आगे क्या होगा, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ शंखनाद में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।